शुरू करें भाई। इससे पहले हमने जो बात किया था वो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक पर किया था, है ना। और इस टॉपिक को समझने से पहले हमें थोड़ा जानना होता है कि आयात का कंसेप्ट क्या है और निर्यात का कंसेप्ट क्या है। तो मेरे हिसाब से हमने इन बिंदुओं पर बात कर लिया था कि आयात क्या होता है और निर्यात का क्या मतलब होता है। आयात का बेसिक मतलब होता है कि जब भी किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर से या विदेशों से आप कुछ वस्तुओं को खरीद करके अपने देश की सीमा में लेकर के आ रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं आयात। अगर हम किसी भी उत्पाद को अपने देश की सीमा से किसी विदेश में या अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर ले जा करके उसका विक्रय करते हैं तो उसे हम लोग निर्यात बोलते हैं। आयात निर्यात ये जो दो टर्म है इनको समझ लेने से अर्थव्यवस्था की ये जो दो प्रकार खुले अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था है इनकी स्थिति अच्छी रहती है। आइए देखते हैं कि क्या है खुली अर्थव्यवस्था और क्या है बंद अर्थव्यवस्था। बहुत सामान्य सा टॉपिक हमारे सामने खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को लेकर के। अगर हम बात करें कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है तो वह अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाए या फिर सीमित मात्रा में अगर आयात या निर्यात हो रहा है तो हम उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। इतना स्पष्ट। यानी बंद अर्थव्यवस्था को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बंद अर्थव्यवस्था जहां पर किसी देश से आयात पर या निर्यात पर प्रतिबंध लगा हो या अगर आयात निर्यात हो भी रहे हो तो बहुत सीमित मात्रा में हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। स्पष्ट यहां तक का मामला। वहीं अगर हम खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो खुली अर्थव्यवस्था में आयात हो या निर्यात हो इन पर किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं लगा होता है, इस पर प्रतिबंध नहीं होता है। स्पष्ट, ठीक है, इस पे प्रतिबंध नहीं होगा। तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पे आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं लगे होते हैं, प्रतिबंध नहीं लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और वह अर्थव्यवस्था जहां पर आयात पर या निर्यात पर या तो पूरी तरीके से उसको बैन कर रखते हैं या फिर कुछ लिमिटेड मात्रा में अगर वहां पे आयात निर्यात चल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं इसको बंद अर्थव्यवस्था। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक। अभी जो खुली अर्थव्यवस्था है और बंद अर्थव्यवस्था है इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे बंद अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने दिखाई देंगे। अभी जैसे यूक्रेन और रूस का जो वॉर है, अभी इनके बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के चलने की वजह से यहाँ के कुछ ट्रेड ऐसे देखे गए हैं कि जिनमें कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, कुछ आयात निर्यात पर, या कुछ ट्रेड में एकदम लिमिटेड कर दिया गया है। तो अभी इनका जो अर्थव्यवस्था होगा वो कहलाएगा बंद अर्थव्यवस्था, क्योंकि रूस और यूक्रेन के इस वॉर में दोनों ही देशों में कुछ न कुछ एक दूसरे को लेकर के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक दूसरे में जो मार्केटिंग है, इनमें या तो कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं या फिर कुछ को लिमिटेड कर दिया गया है। ठीक है। जैसे भारत की हम अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ के ट्रेड पर किसी प्रकार का भारत के साथ अन्य विश्व के जो देश है वो भी खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं, क्योंकि आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा होता है। ठीक है। तो वह अर्थव्यवस्था जहां आयात या निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा होगा हम कहेंगे यह खुली अर्थव्यवस्था है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां के आयात या निर्यात पर कुछ लिमिटेशंस लगे होते हैं, कुछ सीमित मात्रा में आयात निर्यात होते हैं अथवा आयात या निर्यात पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। स्पष्ट। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जब हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, और बेसिक कंसेप्ट खत्म होने के बाद जब हम लोग किसी कोर टॉपिक में चलेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहां इंक्लूड होता रहेगा, शामिल होता रहेगा, है ना। इसीलिए छोटे छोटे टर्म हमारे सामने जो आ रहे हैं इनको अच्छी मात्रा में अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है
ये है अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र क्या होते हैं, आइए देखते हैं इनको। अगला टॉपिक हमारा अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र एंड वित्तीय क्षेत्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में ये जो रियल सेक्टर है और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये क्या होते हैं? तो इनका डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं वित्तीय क्षेत्र को। अगर हम वित्तीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है जो जीडीपी के वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि वित्तीय क्षेत्र या क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जो देश की जीडीपी में या समृद्धि दर की वृद्धि में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष योगदान नहीं देता है। बात समझ में? इसके अगर कुछ उदाहरणों पर मैं बात करूं तब आप बात समझ जाओगे। जैसे हमारे सामने होता है म्यूचुअल फंड, या हम बैंक के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, तो ये सब वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जीडीपी में इनका योगदान होता है लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पर अपना कोई योगदान नहीं करते। बात समझ में? जैसे वित्तीय क्षेत्र में और हम बात करें, जैसे बीमा पर हम बात करें, जैसे हम पेंशन पर बात करें, जैसे हम इसके साथ साथ शेयर पर बात करें, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये किसी अर्थव्यवस्था के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देते हैं, है ना। अपनी देश की जीडीपी में इनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं वित्तीय क्षेत्र। स्पष्ट हुआ? अब वास्तविक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तो वित्तीय क्षेत्र में हम कहेंगे कि ये जीडीपी में, देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनका योगदान नहीं होता है। जबकि वास्तविक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है, प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। जैसे इसके अगर हम उदाहरणों पर बात करें तो इसके उदाहरण, जैसे हम अगर गन्ने से चीनी बना रहे हैं, गन्ने से किसका निर्माण कर रहे हैं? चीनी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। गन्ना किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और गन्ने से चीनी का निर्माण करना किस क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन में यही ना बताया गया है कि द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्रों से मिलने वाले कच्चे मालों में मशीनीकरण करके हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र में लेकर के आते हैं ना। तो अगर हम गन्ने से चीनी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक, या फिर हम गन्ने का ही उत्पादन कर रहे हैं अथवा कपड़े का हम उत्पादन कर रहे हैं, सूत से कपड़े बना रहे हैं, तो ये जितनी भी आप आर्थिक क्रियाएं देख रहे हैं इनसे संबंधित आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में योगदान देती हैं। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में योगदान देंगी उन सभी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक क्षेत्र। बात समझ में? अच्छा, ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, गन्ने से चीनी आप बना रहे हैं, तो इन सब चीजों में म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमा आदि सब आते हैं, लेकिन इन सब को हम लोग वास्तविक सेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इनमें, इन सब क्रियाओं में जितनी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, अब ध्यान रखना है कि इन प्रोसेस में आर्थिक क्रिया के तौर पर ये भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें वित्तीय क्षेत्र में रखते हैं, वास्तविक क्षेत्र में नहीं। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर जीडीपी में योगदान नहीं देते हैं, जबकि इनको अगर हम बाहर कर दें इन पूरे प्रोसेस में, जैसे अगर हम गन्ने से चीनी बना रहे हैं या फिर हम मान लेते हैं कि सूत से कपड़ा बना रहे हैं, या प्राथमिक, द्वितीय, या प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीय क्षेत्र हो, इनके अलावा मान लेते हैं कोई हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया हो रही है तो उस आर्थिक क्रिया में से अगर हम वित्तीय क्षेत्र की क्रियाओं को हटा दें तो जितनी आर्थिक क्रियाएं बचती हैं वह सारी आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक क्षेत्र कहलाती है। स्पष्ट हुआ यहाँ पर? ठीक।
तो एक बार फिर से स्पष्ट तौर पर अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र कौन होता है? वह क्षेत्र जिनसे संबंधित आर्थिक क्रियाएं जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देंगी, हम उन्हें वास्तविक क्षेत्र कहेंगे या वास्तविक क्षेत्र बोलेंगे। वे सभी क्रियाएं जो जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, पेंशन हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में अपना योगदान नहीं देती हैं, तो ये लोग कहलाती हैं वित्तीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इन सेक्टर्स में जितनी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और ध्यान रखना है उन आर्थिक क्रियाओं में म्यूचुअल फंड हटा करके, बैंक से संबंधित आर्थिक क्रिया हटा करके, इन क्रियाओं को अगर हम हटा दें तो उसके बाद जितनी आर्थिक क्रियाएं शेष बचती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारे अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र हैं, रियल सेक्टर। स्पष्ट हुआ यहां तक? इसके बाद अगला टॉपिक हमारा, अब हमें थोड़ा सा निवेश समझना है, थोड़ा सा बचत समझना है, तब हम अपने देश की जीडीपी समझ पाएंगे। जीडीपी का टॉपिक जल्दी ही हमारे सामने आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बचत, निवेश तथा पूंजी निर्माण। ये हमारा मूल हेडिंग है, जिसमें अभी हम सबसे पहले बचत को समझेंगे कि बचत का कंसेप्ट क्या है। देखिए, बचत एकदम स्पष्ट है कि बचत क्या होता होगा। ठीक है, आय का वह हिस्सा जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए हम बचा करके रखते हैं। ठीक है, बचत क्या होता है? आय का एक भाग होता है, आय का ये एक भाग होता है, और इस भाग को करते क्या है हम लोग? तो इस भाग का यूज होता है भविष्य में खर्च करने में, भविष्य में खर्च करने में। ठीक है, तो बचत क्या होता है? किसी भी रिसोर्स से हम जो आय कमाते हैं, हम जो आय कलेक्ट करते हैं, उस आय का एक हिस्सा हम अपने भविष्य में खर्च करने के लिए बचा करके रखते हैं, उसी को हम लोग बचत कहते हैं। ठीक, अब अगर बचत के लिए हम एक फॉर्मूले को रूप दें तो ये फॉर्मूला बनाता है बचत बराबर आपकी जितनी आय हुई है उस आय में से आप कितना खर्च कर रहे हैं वो खर्च घटा दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक महीने में 10,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर एक महीने में आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं और इसमें से आपका पर मंथ 7,000 रुपए ऐसे हैं जो खर्च होने ही होने हैं, और आप मंथली क्या कर रहे हैं? 3,000 रुपए बचा करके कहीं कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 3,000 रुपए आपकी बचत होगी। बस समझे? अच्छा, अब जो बचत होता है ये दो प्रकार का होता है। बचत होता है दो प्रकार का, एक होता है भौतिक बचत और दूसरा होता है वित्तीय बचत। दूसरा होता है वित्तीय बचत। अभी भौतिक बचत क्या होगा और वित्तीय बचत क्या होगा, इन पर बात कर लेते हैं। देखिए, भौतिक बचत का मतलब होता है कि हम अपने आय के एक हिस्से को फिजिकल रूप में अपने पास रखें। फिजिकल रूप में अपने पास रखने का मतलब होता है कि जैसे हम कैश के रूप में अपने पास पैसा रखें, ठीक, या फिर हम बैंक में इसे, या फिर हम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर हम गुल्लक में पैसा रखें, या फिर हम सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये हमारे सामने भौतिक बचत के रूप में आती है। ये भौतिक शब्द का मतलब होता है ना, जिसे हम छू सके, देख सके, डायरेक्टली जिनसे हम फील कर सके, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक बचत। तो ये जो भौतिक बचत का कंसेप्ट है, भौतिक बचत में कैश हुआ, प्रॉपर्टी हुई, या सोने में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या गुल्लक में हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो ये सब भौतिक बचत होता है। ठीक है, वहीं अगर हम वित्तीय बचत के बारे में बात करें तो वित्तीय बचत में जैसे हम अपने पैसे का एक हिस्सा बैंक में जमा कर दें, बैंक में जमा कर दें, या अपने बचे हुए हिस्से का अपने आय के एक हिस्से में जो कि बचत है उसको हम बीमा के तौर पे कहीं यूज कर दें, हम उस पैसे को कहीं शेयर में यूज कर लें, तो ये जो आप बचत देख रहे हैं ये कहलाता है वित्तीय बचत। स्पष्ट हुआ?
तो भौतिक बचत में हम अपने आय के एक हिस्से को या तो कैश के रूप में, नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं, या सोने में, या हम जमीन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या गाड़ी खरीद लिए, वो भी आपका भौतिक बचत में आता है। जबकि वित्तीय बचत में हमारा जो पैसा होता है, हमारा जो धन होता है, वो बैंक में, बीमा में, शेयर में या बॉन्ड में, है ना, इन जगहों पे इन्वेस्ट होता है। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन सा होता है। अगर हमें अपनी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है, अगर हमें अपने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है, तो आर्थिक समृद्धि में भौतिक बचत हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा कि वित्तीय बचत ज्यादा लाभकारी होगा? तो ध्यान रखना है कि आर्थिक समृद्धि के लिए भौतिक बचत कभी भी ज्यादा लाभकारी नहीं हो सकता है। बात समझ में? आर्थिक समृद्धि के लिए वित्तीय बचत ही सबसे परफेक्ट होता है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। वित्तीय बचत, अगर हमें अपनी आर्थिक समृद्धि करनी, तो अपनी बचत का एक हिस्सा हमें कहां इन्वेस्ट करना होता है? वित्तीय बचत में। कैसे? समझते हैं। मान लिया कि हमने बचत में 100 रुपए बचे हैं। अब इस 100 रुपए को हमने जमा किया बैंक में, तो बैंक में जब हम इसको जमा करेंगे तो बैंक इसके बदले में हमें क्या देगा? ब्याज देगा। अब आगे समझिए, बैंक इस 100 रुपए को अपने पास रखता नहीं। अब बैंक ये क्या करेगा? 100 रुपए को किसी भी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी व्यापारी को उधार देगा। तो बैंक ने ये 100 रुपया दे दिया किसी को उधार, मान लेते किसी कंपनी को उधार दे दिया। ठीक, जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी अपने या उद्यम अपने इन्वेस्ट करेगा। अब जब ये अपने इन्वेस्ट करेगा तो उसमें मशीनों के रूप में, ठीक है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? मशीनों में इन्वेस्ट करेगा। जब मशीनों में पैसा इन्वेस्ट होगा तो उस कंपनी की या उस उद्यम की उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर उसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसके पास अब उत्पादन पहले की तुलना में ज्यादा होगा। और जब इसका उत्पादन ज्यादा होगा, इसका मतलब अब ये टैक्स ज्यादा चुकाएगा, और टैक्स ज्यादा चुकाने का मतलब इसमें जीडीपी में अपना योगदान ज्यादा देगा। और अगर जीडीपी में अपना योगदान ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष तौर पर, ये प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय बचत में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है। बात समझ में? ठीक, तो इस तरीके से अगर हमें अपने देश की या अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है तो उसके लिए वित्तीय बचत पर ध्यान देना होगा। यहाँ बैंक में 100 रुपए जमा करना कौन सा बचत हुआ? वित्तीय बचत हुआ। तो आप इस उदाहरण से समझ पा रहे होंगे कि वित्तीय बचत हमारे देश की आर्थिक समृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से योगदान कैसे दे रहा है। स्पष्ट है यहाँ तक का मामला? ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक में बचत पर ही अभी बात करेंगे। अभी बचत में थोड़ा सा अपने देश की स्थिति को समझते हैं, बचत में, कि हमारा देश बचत में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, अगर हम इंडियन इकोनॉमी पर बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत की क्या स्थिति है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बचत है, ये भौतिक स्तर पर 2/3 हिस्सा भौतिक बचत के रूप में रहता है। बहुत ज्यादा ही। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में हम कुल बचत का भौतिक बचत के परसेंटेज को समझें तो 2/3 हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था का बचत भौतिक बचत के रूप में पाया जाता है। और ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी भी देश के इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, यदि मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अपनी जमीन को खरीदने में कर लेता हूँ, या मैंने उसके सोने के कुछ आभूषण बना दिए वहां कर देता हूं, तो इससे कभी भी देश की जीडीपी में, उसकी समृद्धि दर में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उन सब चीजों से हमें ब्याज नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। बात समझ में? इसीलिए हमारे देश में 2/3 भौतिक बचत बहुत खतरनाक है। जबकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वित्तीय बचत के बारे में बात करें तो केवल और केवल कुल बचत का 1/3 हिस्सा हमारे पास केवल और केवल वित्तीय बचत का होता है। वित्तीय बचत का होता है।
बात समझ में? मतलब भारत में जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उस पूरी अर्थव्यवस्था में अगर ओवरऑल बचत के बारे में बात करें कि ओवरऑल बचत अगर एक है, तो इस एक का 2/3 हिस्सा जो बचत होगा वो भौतिक रूप में किया जाता है। मतलब भारत में जो ज्यादातर महिलाएं होती हैं, ये महिलाएं सोने को खरीद खरीद करके अपने पास रखती हैं। मतलब वो भौतिक बचत बहुत ज्यादा करती है। जरूरत पड़ने पर कभी कभार उसमें मूल्य मिल जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू मिल जाती है, पर उतनी नहीं मिलती है जितना कि पैसा अगर आप बैंक में रख रहे हैं तो उससे इंटरेस्ट आने पर जितना आपको पैसा मिल जाता है, उतनी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है। आप समझ में आ रही है? अब वित्तीय बचत हमारे देश में पूरी बचत का कितना हिस्सा है? केवल 1/3 हिस्सा। अच्छा, अगर हम बचत में बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत कितने लोग करते हैं, तो वही 3 लोग जो आपको मैंने पीछे अर्थव्यवस्था के कारकों में पढ़ा रखा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के एजेंट में सर, अर्थव्यवस्था के कितने एजेंट होते हैं? 3 एजेंट होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सरकार, परिवार, फिर कंपनियां होती हैं, निजी कंपनियां या फर्म कह लेंगे उसको। तो बचत भी यही 3 लोग करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था यही तो संचालन कर रहे हैं भाई। अर्थव्यवस्था के एजेंट में क्या बताया गया था कि अर्थव्यवस्था के एजेंट उन्हें कहा जाता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं, और अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम ही 3 लोग करते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे होती है सरकार, नंबर 2 पे होता है परिवार, और नंबर 3 पे होता है निजी कंपनी या फर्म। ठीक, तो बचत भी यही 3 लोग करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन यही 3 लोग करते हैं। अब ये 3 लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत का काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक होता है पारिवारिक बचत, एक होता है सरकारी बचत, एक होता है निजी कंपनी की बचत। याद रखना है, अगर 2022-23 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो 2022-23 का आंकड़ा बताता है कि सबसे ज्यादा बचत पारिवारिक बचत होता है। ठीक है, पूरी बचत में सबसे ज्यादा हिस्सा पारिवारिक बचत का होता है। और अगर इस बचत का हम एक परसेंटेज में मामला देखें तो 2022-23 के आंकड़े के हिसाब से 30% कुल बचत भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुल बचत है, कुल बचत वो है 30%। और इस 30% का अगर हम पारिवारिक बचत में कंट्रीब्यूशन देखें तो 60% होता है। यानी अगर हम 30% का 60% निकालें तो वो आएगा 18%। ठीक है, 30% में 60% हिस्सा पारिवारिक बचत का होता है। इसका मतलब अगर कुल बचत में इसका परसेंटेज देखें तो पारिवारिक बचत का जो परसेंटेज है ये 18% है। बात समझ में आ रही है? ठीक, जबकि अगर निजी कंपनियों का हम योगदान देखें तो निजी कंपनियों का योगदान केवल 20 से 25% योगदान होता है। ये 20 से 25% इस 30 का है। ये 60% जो देख रहे हो ये 30 का 60% है, और ये जो 20-25% लिखा गया ये 30 का 20-25% है। बात समझ में आ रही है? ठीक, जबकि वही अगर हम सरकार के बारे में बात करें तो सरकार में जो बचत की स्थिति है वो केवल 10 से 15% की है। यहां तक का मामला स्पष्ट है? ठीक, अब सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है बचत करने पर। ठीक है, और बचत करने पर वो जोर किस फॉर्म में दे रही है अभी आगे थोड़ी देर में हमारे सामने निवेश जब समझेंगे तब वहां आ जाएगा। ठीक है, तो बचत को लेकर के इतनी बातें हमारे सामने एकदम स्पष्ट है। ठीक, सरकार का बचत में ओवरऑल पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल बचत कितना होता है? 30%। अब 30% के बचत में सरकार कितने प्रतिशत तक बचाती है? केवल 10 से 15% तक। निजी कंपनियां कितना बचाती हैं? 20 से 25%। ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं 10 से 15% बता रहा हूँ या 60% बता रहा हूँ या जो 20 से 25% बता रहा हूँ, ये 30% के इतने प्रतिशत है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो पारिवारिक बचत सबसे ज्यादा होता है जो कि लगभग 60% होता है, और कुल बचत में वो 18% होगा, और 30% का 60% पारिवारिक बचत होता है। यहां तक का मामला एकदम स्पष्ट है। तो ये बचत का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हमें निवेश समझना है, उसके बाद हम समझेंगे कि पूंजी निर्माण कैसे होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है भाई? तो निवेश वह उत्पादक खर्च होता है जो संपत्ति के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, निवेश क्या है? उत्पादक खर्च।
उत्पादक खर्च। और इस खर्च से क्या होता है? संपत्ति का निर्माण होता है, संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक, बात समझ में? तो निवेश का मतलब कि हम इस पैसे को, निवेश का मतलब इसको हम कहीं लगाते हैं और उस लगाने का मतलब खर्च करना, इस पैसे को हम कहीं खर्च करते हैं और खर्च करने से होता क्या है? संपत्ति का निर्माण होता है। खर्च हम बहुत जगहों पे करेंगे, लेकिन हर खर्च संपत्ति का निर्माण नहीं करता है। जैसे हमने 10 रुपए का बिस्किट खरीद करके खा लिया, खर्च हमने किया, हमने खर्च किया, लेकिन इस खर्च से संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। तो इसीलिए हर जगह पैसे खर्च करना इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, निवेश नहीं कहलाएगा। निवेश कहलाने के लिए अनिवार्य रूप से शर्त यह है कि वो संपत्ति का निर्माण उसको करना होगा। बात समझ में? ठीक है। अब अगर निवेश का एक दूसरा मतलब समझें, मान लेते हैं जैसे हमने खरीद लिया, हमने 100 रुपए में हमने क्या किया? एक मुर्गी खरीद ली। ठीक, अगर 100 रुपए में आपने एक मुर्गी खरीदी, अब मुर्गी क्या करेगी? अंडा देगी। अब ये जो अंडा है ना, इस आपने ये 100 रुपए जो खर्च किया है ना मुर्गी पर, ये खर्च से क्या हो रहा है? संपत्ति का निर्माण हो रहा है। कैसे? अब जो अंडा आएगा उस अंडे से फिर मुर्गी बन जाएगी। अब ये मुर्गी आप मार्केट में बेच करके 100 रुपए के बदले ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसका मतलब आपका ये जो अंडा हुआ या जो मुर्गी में पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, ये आगे के लिए संपत्ति का निर्माण कर चुकी है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हर जगह हम करते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। परिभाषा के हिसाब से कंपलसरी है कि संपत्ति का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं निवेश कितने प्रकार का होता है। तो निवेश होता है 2 प्रकार का, एक निवेश होता है निजी और एक होता है सार्वजनिक निवेश। अब निजी निवेश की क्या स्थिति है, सार्वजनिक निवेश की क्या स्थिति है, आओ समझते हैं। तो निवेश के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला होता है सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक निवेश। दूसरा निवेश कौन सा निवेश होता है? तो ये होता है निजी निवेश, निजी निवेश। ठीक है। सार्वजनिक निवेश जो होता है ये सरकार द्वारा किया जाता है, इसमें कंट्रीब्यूशन सरकार का होता है। कैसे होता है भी समझते हैं। ठीक है, और दोनों सरकारों का। ठीक, ये राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इसमें निवेश में अपना योगदान देते हैं। कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ठीक है। जबकि निजी जो स्थिति होती है, निजी निवेश 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं घरेलू स्तर पर, और दूसरा हम कर सकते हैं विदेशी स्तर पर। ठीक है। हम जो निजी निवेश करेंगे ये 2 पैटर्न पे कर सकते हैं, एक कर सकते हैं घरेलू स्तर पर और दूसरा कर सकते हैं विदेशी स्तर पर। स्पष्ट है? ठीक। तो निवेश 2 प्रकार के, एक होता है सार्वजनिक निवेश और दूसरा होता है निजी निवेश। निजी निवेश 2 स्तर पर किए जा सकते हैं, एक होता है घरेलू निवेश और दूसरा होता है विदेशी निवेश। ठीक। अब ये जरा देखिएगा, ये जो सरकारी निवेश, ये जो सार्वजनिक निवेश होता है ना, ये घरेलू निवेश कहलाएगा। ये भी घरेलू निवेश होता है। कैसे भी समझ में आएगा। ठीक, सार्वजनिक निवेश घरेलू निवेश होता है। क्यों घरेलू निवेश होता है? थोड़ा सा भी जब मैं डेफिनेशन पे आऊंगा तब आप बात समझ सकते। अभी पहले प्रकारों पर स्पष्ट कर दूंगा। अभी जो घरेलू निवेश होता है अपना, ये किनके द्वारा होगा? या तो परिवार के द्वारा होगा, यानी पारिवारिक निवेश होगा। ठीक, और ये जो घरेलू निवेश होगा या किसी निजी कंपनी के द्वारा निवेश होगा। बात समझ में आ रही है? जो घरेलू निवेश होगा वो घरेलू निवेश किसी परिवार के द्वारा या किसी निजी कंपनी के द्वारा हो सकता है। बात समझ में? सार्वजनिक निवेश भी घरेलू निवेश होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, हम अभी उसको स्पष्ट करेंगे। अब विदेशी निवेश में देखो, तो विदेशी निवेश 2 स्तर पर होता है। विदेशी निवेश एक जगह होता है FDI। ठीक है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मीनिंग क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये एक दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। दीर्घकालिक का मतलब लंबे समय के लिए होता है। FDI हिंदी में इसको बोलेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।
प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब होता है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए करते हैं, कुछ महीनों कुछ साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट है। और ये जो प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, इसका जो यूज होता है ये देश के आधारभूत संरचना में यूज होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, देश के आधारभूत संरचना बनाने में होता है, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होता है, इनका यूज होता है एफडीआई का। वहीं अगर हम एफपीआई के बारे में बात करें तो एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, हिंदी में इसको कहेंगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये एक अल्पकालिक होता है, ये इन्वेस्टमेंट थोड़े से समय के लिए होता है। अच्छा, दीर्घकालिक और अल्पकालिक का आगे जब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैंकिंग में पहुंचेंगे हम लोग, तो वहां पे थोड़ा सा दीर्घकालिक और अल्पकालिक का डेफिनेशन एक प्रॉपर रूप में समझेंगे। ठीक है, अभी बस मान के चलना है दीर्घकालिक का मतलब लंबा टाइम और अल्पकालिक का मतलब थोड़ा सा समय। ठीक, तो ये एक अल्पकालिक इन्वेस्टमेंट है, बहुत लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अल्पकालिक निवेश होता है। ठीक, और इसका जो यूज होता है, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है देश के शेयर मार्केट में, देश के शेयर बाजार में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा निवेश के कुल प्रकार। ठीक है, निवेश दो प्रकार के, सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश। जो सार्वजनिक निवेश होता है इसमें सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देती है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों देती है। और सार्वजनिक निवेश को घरेलू निवेश भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो निवेश होता है ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करने में होता है, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब घरेलू निवेश। निजी निवेश जो होता है ये किया जा सकता है, पहला जो हो सकता है ये घरेलू और दूसरा जो होता है ये विदेशी होता है। स्पष्ट है यहाँ तक। घरेलू निवेश में पारिवारिक निवेश यानी परिवार जो निवेश करेगा वो भी घरेलू निवेश के अंतर्गत आएगा, जो निजी कंपनियां निवेश करेंगी वो भी घरेलू निवेश के अंतर्गत आता है। बात समझ में। विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी दो स्तरों पर किया जा सकता है, एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफपीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जबकि एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है ये दीर्घकालिक होता है, और इसका जो यूज होता है इन्वेस्टमेंट का ये देश के आधारभूत संरचना में इन्वेस्टमेंट का है। जबकि अगर एफपीआई के बारे में बात करें तो ये एक अल्पकालिक इन्वेस्टमेंट है और ये देश के शेयर मार्केट में अपना योगदान देते हैं। यहां तक का मामला एकदम स्पष्ट है। ठीक है, इसके बाद अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा कि निवेश में देश की स्थिति। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं एक एक की परिभाषा। जैसे अभी हमने देखा सार्वजनिक निवेश, तो सार्वजनिक निवेश क्या होगा? आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सार्वजनिक शब्द का मतलब समझ पा रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा निवेश है जो देश में संपत्ति के निर्माण के लिए किया जाता है। ये निवेश देश में संपत्ति के निर्माण के लिए किया जाता है। अब देश की संपत्ति क्या हुई? तो देश की संपत्ति मतलब देश का रेलवे ट्रैक, देश के जो बंदरगाह है, ठीक है, देश में जो शीत घर बन रहे हैं, ठीक है, जो शीत भंडार बन रहे हैं, जो सड़कें हैं, तो ये सब देश की संपत्ति है। और इन सब चीजों को बनाने के लिए, इन सब चीजों के निर्माण करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो राज्य सरकार भी करती है, हर देश में वो केंद्र सरकार भी करती है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कहलाता है सार्वजनिक निवेश। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। ठीक, तो सार्वजनिक निवेश में जो सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट होता है वो देश की संपत्ति के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और देश की संपत्ति के निर्माण में कौन करता है? राज्य और केंद्र दोनों करते हैं।
और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो जैसे सड़कें हो गई, ये देश की संपत्ति है। जैसे जो रेल हो गया पूरा, ये देश की संपत्ति है। जो बंदरगाह है ये देश की संपत्ति है, इनके निर्माण में सार्वजनिक निवेश यूज किया जाता है। जो शीत भंडार है, कोल्ड स्टोरेज, इनके निर्माण में देश की संपत्ति के निर्माण में सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट यूज किया जाता है। बात समझ में? ठीक। कृषि से संबंधित अगर कोई समिति बनाई जा रही है तो वो भी देश की संपत्ति है, और उस संपत्ति में को बनाने में भी सार्वजनिक निवेश किया जाता है। और ये सार्वजनिक जो निवेश होता है ये राज्य और सरकारें दोनों मिल करके करती है। ये राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारें मिल करके करती है, या दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कुछ स्तरों पर अलग अलग स्तर पर भी कर सकती है। ठीक है। अब अगर यहां से हम सकल निवेश दर देखें, सकल निवेश दर, निवेश दर, ठीक है। सकल शब्द का मतलब यहाँ पे टोटल से होता है। ठीक है। सकल शब्द का मीनिंग टोटल से है, ग्रोस, ओवरऑल को हम लोग यहाँ पे सकल बोलते हैं इकोनॉमी में। ठीक है। तो अगर हम इंडिया में बात करें कि सकल निवेश दर क्या है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है इंडिया में, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है सकल निवेश बटे जीडीपी गुणे 100 प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सकल बचत दर भी होता है, सकल बचत दर भी होता है। अगर हम सकल बचत दर को निकालें तो उसको भी निकालने का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, वो होता है सकल बचत यानी कुल बचत, सकल बचत बटे जीडीपी गुणे 100। इस फॉर्मूले से हम किसी भी देश का ओवरऑल जितना बचत है उसका रेट निकाल सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज में ही इनको निकाला जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 है। तो कुल जीडीपी से अगर हम लोग सकल निवेश में भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो किसी देश में कितना इन्वेस्टमेंट ओवरऑल हुआ है उसका रेट पता लग जाता है। बात समझ में? ठीक। तो इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, सकल निवेश में अगर हम बात करें तो सकल निवेश इंडिया में, भारत में सकल निवेश लगभग 30% है। अभी मैंने पीछे भी बताया कि ओवरऑल जो बचत है वो बचत भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 30% है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर टोटल या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट देखें तो वो भी 30% है, और अगर हम टोटल सकल बचत दर भी देखें भारत में तो वो भी 30% है। यानी ये सकल बचत दर है और भारत में 30% ये निवेश, सकल बचत दर। दोनों जो रेट है ये इंडिया में बराबर है, और दोनों रेट के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पास बचत उतनी है। तो क्या हम कभी लाभ में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। हम जितना बचा रहे हैं भविष्य में खर्च करने के लिए उतना हर बार खर्च हो जा रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसी पूंजी नहीं बच रही है जिस पूंजी से हम लाभ में आ सके। बात समझ में? तो इस वजह से लाभ में आने के लिए हमेशा हमारा बचत दर ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किसकी तुलना में? सकल निवेश की तुलना में। बात समझ में? अच्छा, ये ज्यादा क्यों नहीं है अपने इंडिया में? एक बात और, निवेश 30% है, लेकिन इस निवेश में टोटल निवेश भारत का नहीं है। टोटल निवेश इन्वेस्टमेंट जो है ओवरऑल इंडिया ही नहीं कर रही है 30% में, इसमें विदेश के भी तो इन्वेस्टमेंट शामिल है। तो इसलिए भारत के साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत प्लस विदेश, ये दोनों का मिला करके इंडिया में ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है ये 30% है। जबकि अगर हम बचत के बारे में बात करें तो ये बचत 30% है। अब इसका जो मतलब निकलेगा वो ये निकलेगा कि हमारा जो ओवरऑल निवेश है ये निवेश पूरी तरीके से, हमारा जो पूरा बचत है ये बचत पूरी तरीके से निवेश में नहीं बदल पा रहा है। यानी हमारा ओवरऑल जितना भी बचत है ये निवेश में चेंज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दोनों का रेट बराबर है। जबकि
जो बचत है ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या रीजन ऐसा है कि ये दोनों हमेशा इस स्थिति में पड़े रहते हैं, ठीक है? या भारत में जो स्थिति है, ये पूरी की पूरी जो बचत है ये निवेश में क्यों नहीं चेंज हो पा रही है, उसका रीजन जानते हैं? हम बचत में दो प्रकार का बचत अभी मैंने बताया। एक होता है जो बचत का प्रकार होता है ये भौतिक होता है, और जो दूसरा बचत होता है इसे हम लोग बोलते हैं वित्तीय बचत। और अभी मैंने बताया कि जो इंडिया में भौतिक बचत है ये 2/3 है, जबकि जो वित्तीय बचत है वो 1/3 है, 1/3। और आप क्या भौतिक बचत को इन्वेस्ट में लाएंगे? कैसे लाएंगे? आपने जमीन खरीद ली, आप जमीन कैसे इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे भी? क्या आप अगर एक उद्यमी हैं और आपके पास जो लाभ बची, आपके पास जो बचत हुआ, आपने उस बचत का जमीन खरीदे, अब ये जमीन क्या फिर से आगे इन्वेस्ट कर सकेंगे आप? फिर से पूंजी के तौर पे इसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। इसी वजह से इंडिया में जो सकल बचत है ये ओवरऑल निवेश में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हम जितना बचा रहे हैं उससे उसका ज्यादा हिस्सा कहाँ बचा रहे हैं? भौतिक वाले क्षेत्र में। और भौतिक इन्वेस्टमेंट में अगर हम ज्यादा हिस्सा बचा लेंगे तो फिर अगेन से इस हिस्से को आप कभी भी इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ गई? तो हमें बचाना होगा वित्तीय बचत, यानी जो हम जो अपना बचत है, अगर हम बचत का वित्तीय भाग बचा करके रखेंगे तो जाकर के अपना निवेश ज्यादा से ज्यादा आप कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का मतलब होगा कि आप अपनी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ा पाएंगे। बात समझ में? ठीक है? तो भारत सरकार इस वित्तीय बचत को बढ़ाने पर जोर दे रही है। बात समझ में? और हाँ, अगर भारत सरकार को अपने निवेश को बढ़ाना होगा, अगर भारत सरकार चाहे कि मैं अपना निवेश बढ़ाऊं, तो निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अपना निवेश बढ़ाने के लिए वित्तीय बचत को प्रमोट करना होगा। क्योंकि जब तक वित्तीय बचत नहीं होगा ज्यादा, तब तक इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भौतिक स्तर पर जो बचत होगा उस बचत का यूज इन्वेस्टमेंट में नहीं किया जा सकता है। यहां तक की चीज एकदम क्लियर है? ठीक। अब भौतिक बचत से एक हमारे सामने समस्या आती है, इतना ज्यादा भौतिक बचत। अगर इतना ज्यादा भौतिक बचत होगा तो इसका मतलब ये है कि जिस भी देश में भौतिक बचत ज्यादा होगा उसका मतलब वहां पे काला धन संग्रहित होने की स्थिति थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है? और अगर काले धन का सृजन होता है भौतिक बचत करने से, तो इसका मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है, नुकसानदायक। एकदम स्पष्ट है यहाँ तक? तो ये बचत का टॉपिक था, और इसके साथ साथ निवेश हमने समझा। अब हम समझते हैं कि पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण का जो टॉपिक होगा इसको हम कवर करते हैं कल। ठीक है?